बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। तो जब मैंने बात की आसानियां बांटने की तौफीक की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों के लिए आसानियां बांट रहे हैं। मुख्तलिफ अशकाल में हम देख रहे हैं कि लोग आसानियां बांट रहे हैं। कहीं पर मुखय्यर हजरात जो हैं अपने बहन भाइयों के लिए राशन तकसीम कर रहे हैं, कहीं पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट जगहों पर मुख्तलिफ सूरतों में लोगों की इमदाद की जा रही है। लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में है कि ये इमदाद हमारे लिए शोबाजी क्यों बनकर रह गई है। सोशल मीडिया अगर आप देख लें तो वहाँ पर इस इमदाद की तस्वीर, इस इमदाद की वीडियोस वायरल की जा रही हैं, जबकि हमारा इस्लाम हमें क्या दर्स देता है कि अगर आप दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को खबर भी नहीं होनी चाहिए। वो लोग जो कि मुश्किल के इस वक्त में जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि वो इमदाद लेने के लिए आ रहे हैं, आखिर उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह क्यों किया जा रहा है? सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए कि लोगों को पता चल जाए कि हम वहाँ भाई बहुत ही जो है वो सकत रखते हैं, हम दूसरों की मदद करते हैं और लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं। आखिर हम अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस मुश्किल वक्त में अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा है कि आप दूसरों की मदद कर सकें, तो आपने लोगों को दिखा के कौन सा ऐसा अवार्ड है जो हासिल कर लेना है, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि मैं अब सोशल मीडिया जब भी देखती हूँ तो राशन की जहाँ लंबी कतारें लगी हैं, वहीं पर वो लोग जो कि राशन बांट रहे हैं उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई हैं, जिन लोगों को राशन दिया जा रहा है उनकी भी तस्वीर लगाई हैं। ये बेमकसद चीज़ें हैं। खुदारा वक्त जो है उसको समझ लीजिए। अल्लाह ताला ने जिस मुश्किल में हमें डाला है, इस मुश्किल से निकलने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, और अगर आप कोई कार्य खैर कर रहे हैं तो इस मकसद को अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो कबूल होने दीजिए। हमारे अपने इक़दाम जो हैं वो हमारे अच्छे काम को भी ख़त्म कर देते हैं। नियतों का दारोमदार कहा जाता है ना, अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। तो अगर आप अच्छा अमल कर रहे हैं, अपनी नियत भी अच्छी रखिए। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको इसका सिला अल्लाह ताला ने देना है। अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दीजिए, पता नहीं खुदा किस सूरत में आपको नवाज देगा। तो बस एक आज का मैसेज मैं आपको यही देना चाहूँगी कि लोगों को दिखावा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो कि है टुडेज वेदर। हमें ज्वाइन किया है जुनेद रियाज ने। जुनेद, बताइएगा मौसम के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है? जी, अगर लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम आज जज़वी तौर पर अबरआलुद रहने का इम्कान है, लेकिन शहर में बारिश का कोई भी इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मामूली दर्जा हरारत में इजाफा भी देखने में आएगा और 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज लाहौर शहर का रहने का इम्कान। और सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 54% रिकॉर्ड किया। और क्योंकि आज सारा दिन बादलों और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से शाम के वक्त जो है हवा में नमी का तनासब जो है 30 से 35% जो है वो रहने का इम्कान। और महकमा मौसमियात का कहना है कि जुम्मे के रोज़ दोपहर के वक्त के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश भी हो सकती है। जी ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम के हवाले से आपने अपडेट किया। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ जाते हैं। डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली खबर है हमारे पास, कारोबार जुज़वी बहाल, सड़कों पर रौनक, शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल दरामद की अपील। रमजान बाजारों की सब्सिडी बिजली के बिलों पर मुंतकिल करने पर गौर। कोरोना 10,000 टेस्ट रोजाना करने की सलाहियत जल्द हासिल कर लेंगे वजीर आला उस्मान बुज़दार। और बिला सूद कर्जे किराए मुआफ, बिल मौकर दुकानें खोलनी, ताजिरों का चार्टर ऑफ डिमांड। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज क्या हैं ये आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल चाल है सोमरू साहब आपका? जी अल्लाह का बड़ा एहसान, आप सुनाइए। आप अल्लाह ताला का शुक्र है। सोमरू साहब, सबसे पहले ये जो फैसला किया गया है दुकानें खोलने का, इसको आप कैसे देखते हैं? कल मेरा इत्तफाक हुआ था बाहर जाने का, लॉकडाउन की सूरत हाल मैंने भी एक देखी है। पहले आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस फैसले के हवाले से? देखिए, हुकूमत के ऊपर एक दबाव बहरहाल मौजूद है, अब भी मौजूद है कि वो लॉकडाउन में नरमी करना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात पर भी थोड़े से कंसर्न हैं कि कहीं इस नरमी का नुकसान ना हो जाए और जिस वायरस को हम उसके फैलाव को रोकना चाहते हैं वो कहीं उसका फैलाव तेज़ ना हो जाए।
अब ये फिक्र भी है, दूसरी तरफ ये फिक्र भी है कि लोग बेरोजगार हो गए हैं, कारोबार बंद हैं, लोगों के घरों में जो है वो माली मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, उस पर भी कंट्रोल करना है। तो कल जो ये फैसला किया गया, अगरचे ये वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला था, पंजाब हुकूमत ने भी उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी थी और हुकूमत को ये सूबे को ये इख्तियार दिया गया कि आपकी मर्जी है, आप कितनी नरमी करना चाहते हैं। तो उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई कि कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी सनत खुलेगी, कौन से उसका ज़ेली शोबा खुलेगा। तो उस पर क्लैरिटी ना होने की वजह से हमने देखा कल के दिन खास तौर पर कुछ ऐसी दुकानें भी खुल गई जिनके ऑर्डर्स नहीं थे, हत्ता के बार्बर्स की शॉप भी खुल गई और वो ना सिर्फ ओपन हुई, वहां पर बहुत ज्यादा रश देखने में आया और शहरी जो है वहां पर इस इंतजार में बाहर भी खड़े थे और अंदर भी मौजूद थे दुकान के अंदर के। SOPs जिनकी बात की जा रही है कि हाँ, अब पहला तो ये दर्जा है ना कि आपका वहां पे रश शुरू हो गया, उससे हमने भी रिपोर्टिंग की, मीडिया ने भी इस पर रिपोर्टिंग की कि ये क्या हो गया है, इस पर क्या हुकूमत के वाज़े अहकामात हैं। और इसी तरह सनत की खोलने की जो इजाजत थी, कंस्ट्रक्शन सनत की, उसमें वो दुकानें भी खुल गई जो कि ग्रे स्ट्रक्चरिंग में नहीं आती और जो फिनिशिंग में आती हैं, जैसे मार्बल हो गई, टाइलें हो गई या दीगर जो फिटिंग का सामान है वो हो गया। तो उसके बाद शाम को एक दोबारा से हुकूमत को एक प्रेस रिलीज भी जारी करनी पड़ी और दोबारा से वजाहत भी जारी करनी पड़ी कि नहीं, आप ये दुकानें नहीं खोल सकते और इसकी इजाजत नहीं है, हम इसके ऊपर सख्ती भी करेंगे और अगर कोई इसके खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तो इसका पहला हिस्सा है। अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि हमारे यहाँ जो ये लॉकडाउन में नरमी की गई है, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था कि शहरियों को किसी हद तक रिलीफ फराहम किया जाए और वो जो मुआशी सर्कल बिल्कुल बंद हो गया है, उस मुआशी सर्कल को दोबारा से चलाया जाए और इसीलिए इसमें नरमी की गई। लेकिन इस नरमी का कतन ये मतलब नहीं है कि हम एहतियाती तदाबीर जो SOPs हैं, जो डायरेक्शंस हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स को जारी की गई हैं, वो सनत को जारी की गई हैं, हम शॉपकीपर्स की तरफ तो बाद में आएंगे। अकमल, ये जो मनाजर हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ना, रश के और जहां जहां पर आपने नाके लगाए गए हैं वहां पर लोग किस तरह बाइक पे बिल्कुल साथ साथ है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये चीजें जो हैं वो मैं तो बिल्कुल ये समझती हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके माह मुबारक की आमद है और बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं अगर नाकों पे इतनी देर बाइक्स पे लोग खड़े रहेंगे। वहां पर आपके पुलिस एहलकार हैं, बिल्कुल ही करीब पुलिस एहलकार आपके खड़े हैं, हर कोई रिस्क पे है। देखिए, नाकों पर तो कल से ही थोड़ी सी नरमी की जा रही है, जहां पर पहले हर पुलिस नाके के ऊपर चेकिंग की जा रही थी और बिलखसूस मोटरसाइकिल सवारों से ये पूछा जा रहा था आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी दिखाएं, आप कहाँ से आए हैं, किस तरफ जा रहे हैं। तो वो उसमें थोड़ी सी नरमी की गई है। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर इसमें हमने एहतियात ना की और इसमें गफलत का मुजाहरा किया तो हमें इसका नुकसान हो सकता है और इसका बराह रास्त नुकसान शहरियों को होगा, उन अफराद को होगा जो खुदा न खास्ता इस कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाते हैं। मुझे बता दें, एहतियात आप दुकानों में करा लेंगे, जो दुकानदार हैं वो वहां पर तमाम सारी एहतियाती तदाबीर। हर एहतियाती तदाबीर का मतलब ये नहीं है कि पुलिस जो है या लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो इदारे हैं वो बाय फोर्स जो है वो SOPs पर अमल दरामद कराएं, ठीक है, उनको बाय फोर्स करना चाहिए, लेकिन शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको जो डायरेक्शन जारी की गई हैं, अगर किसी ने दुकान खोलनी है तो उस पर डायरेक्शंस हैं कि आपने वहां पर क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। अगर वो आप इख्तियार नहीं करते तो आप अपने आप को भी एक मुसीबत में डालने के लिए तैयार हो गए और आपसे मिलने वाले दूसरे जो अफराद हैं वो भी उस मुसीबत में मुब्तला हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको ये जो रिलीफ दिया गया है, अगर एहतियाती तदाबीर ना की गई और खुदा न खास्ता कोई नया आउटब्रेक हो जाता है तो फिर ये रिलीफ भी खत्म हो जाएगा, फिर इसमें मजीद तोसी हो जाएगी। अब ये लोगों को क्या है, वो आपने खुद बताया, बार्बर शॉप पे आपने रश देखा, लोगों ने कहा कि जी लॉकडाउन में उन्होंने नरमी कर दी है और दुकानें खुल गई हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने रिश्तेदारों के घर भी जा सकते हैं। देखिए, हालात मामूल पे हुकूमत लाना चाहती है, लेकिन उसके लिए हुकूमत ने अवाम से ताउन मांगा है, बिल्कुल शहरियों से ताउन मांगा है। अगर अवाम उस पर ताउन नहीं करती, शहरी उस पर ताउन नहीं करते, तो हुकूमत फिर मजबूर हो जाएगी कि वो पाबंदी को बढ़ाए और उसमें सख्ती करे। आपको ये जो थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है, कुछ दुकानें शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है, स्पेयर पार्ट्स की कुछ दुकानें खोलने की इजाजत है, इलेक्ट्रिशियन हैं, मैकेनिक्स की कुछ दुकानें, आज भी हमने सुबह जब मैं आ रहा था ऑफिस तो खुली देखी। तो वो इसलिए है कि आप
के ऊपर जो माली दबाव पैदा हुआ, मुआशी मुश्किलात पैदा हुई, उससे आपको बाहर निकाला जाए और आपको एक नॉर्मलाइज किया जाए, ताकि आपके ऊपर जो ज़हनी और नफ्सियाती दबाव है उससे भी रिलीज ये तो एक अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। चलिए इसकी कहीं ना कहीं हम जो है वो कह देते हैं कि अच्छा इकदाम है, शहरी ताउन करें तो हम सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब शहरियों को ये चीजें बताना बहुत जरूरी है कि कोरोना के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मैं अगली खबर ऐड करना चाहूंगी इसके साथ। मुतासरा मरीजों की तादाद 484 हो गई है और एक और मरीज कोरोना का चल बसा है। शहर लाहौर में टोटल तादाद अगर बात की जाए तो 12 हो गई है। एक तरफ लॉकडाउन में नरमी, एक तरफ दुकानें खोल दी गई हैं, एक तरफ आपने ये चीज गौर करनी है कि तादाद बढ़ती चली जा रही है। क्या कहेंगे सुमरो साहब? देखिए अना, इसमें बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत ने अपनी कैपेसिटी में इजाफा कर लिया है कि कोरोना के हवाले से जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहे हैं वो। सही। और रोजमर्रा की बुनियाद पर उसमें इजाफा हो रहा है। जब आप ज्यादा लोगों के टेस्ट करेंगे तो आपके पास ज्यादा रिपोर्ट्स आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो रिपोर्ट्स आने से आप ज्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे, आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। तो ये जो इजाफा हो रहा है, ये वही रिपोर्ट्स हैं, वो टेस्ट हैं जो रोजमर्रा की बुनियाद पर अस्पतालों में किए जा रहे हैं और हुकूमत ने मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज के जरिए से भी टेस्ट कराने की इजाजत दी है। तो इसमें एक तो ये है कि फिर दोबारा मैं यही कहूंगा कि हमारे यहाँ ये मिजाज बन गया है और ये कौमी सतह पर इसका इजहार हो रहा है कि हम पता नहीं कैसे इस बात पे खुद से कायल हो गए हैं कि कोरोना का जो असर है वो शायद इस खित्ते पर या हमारी आबादी पर नहीं होगा और हम जो है वो उसके असर से महफूज रहेंगे। हमारी बॉडीज के अंदर जो है ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो रेजिस्टेंस कर सके, कुव्वत मुदाफ़ियत ज्यादा है। वो चीजें हैं जो लोगों ने खुद से अज्यूम कर ली हैं और इस पर अमल कर जब आप खुद से इस बात पे कायल हो गए हैं तो उसका लाजमी नतीजा ये होना है कि आपने वो एहतियात नहीं करनी। अब जो टेस्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जो इजाफा हो रहा है, अगरचे अगर आप उसका बड़े कैनवस के ऊपर एनालिसिस करें तो वो उस तरह से पेंडेमिक नहीं है कि जिससे हम एक इंतहाई खौफजदा हो जाएं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है। अभी तक जो ये सब कुछ रुका हुआ है वो इसलिए रुका हुआ है कि हम हुकूमत की सतह पर बहुत ज्यादा सख्ती की गई और उस सख्ती के नताइज हैं कि अभी तक वो कंट्रोल में है। अगर इस सख्ती में अवाम जो है वो ताउन नहीं करती और वो पॉलिसीज को फॉलो नहीं करती तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ना सिर्फ फर्द की सतह पर नुकसान होगा बल्कि रियासत की सतह पर भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि हुकूमत जो इस पॉलिसी की तरफ जाना चाह रही है कि वो लॉकडाउन में नरमी करे और इदारों की जो बंदिश है उस बंदिश के हवाले से अपने फैसले को रिव्यू करे। हर 2 हफ्ते बाद रोजाना की बुनियाद पर भी इजलास मुनक्किद किए जाते हैं कि पॉलिसी में कहां कहां तब्दीली लाई जा सकती है। अगर हुकूमत को किसी भी जगह पर अंदेशा हुआ कि हमारी इस पॉलिसी से नुकसान हो सकता है तो हुकूमत वापस चली जाएगी, क्योंकि तमाम तर एतराजात, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात, तमाम तर तनकीद वो हुकूमत पर की जाएगी, हुकूमती मशीनरी पर की जाएगी। तो ये जो तादाद में इजाफा हो रहा है, ये एक तो टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ रही है। हमने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको मुमकिन तौर पर ये कोरोना हो सकता है लेकिन उनको मालूम नहीं है क्योंकि टेस्ट नहीं कराया या टेस्ट नहीं करा रहे खुद से, या फिर टेस्ट कराने की सहूलत जो है वो उसमें कमी है। अब हुकूमत वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से भी कल बाकायदा तौर पर बयान जारी किया गया कि हम रोजमर्रा की बुनियाद पर 10,000 टेस्ट जो है वो करने की कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं और हम जल्द खबर की तरफ अकमल आएंगे जहां पर बार बार बात की जा रही है हुकूमती इकदामात की। वहां पर नाज़रीन एक चीज मेंशन हम जो कर रहे हैं वो ये है कि अगर हुकूमती इकदामात में कहीं ना कहीं नरमी आ रही है तो वो सिर्फ आपके लिए है, आपने ताउन करना है, अपनी जिम्मेदारी समझनी है ताकि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। अगली खबर की तरफ आऊंगी। सऊदी अरब में फंसे 250 ज़ायरीन वतन वापस पहुंचे हैं। स्क्रीनिंग के बाद मुसाफिरों को खुसूसी बसों के जरिए काला शाह काको क्वारंटीना मुंतकिल किया गया है। वहां पर अब इनके टेस्ट किए जाएंगे और फिर इनको आइसोलेट किया जाएगा, देखा जाएगा टेस्ट जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती है, नेगेटिव पॉजिटिव जो होंगे उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। बिला शुबा ये अच्छा इकदाम है। अकमल क्या कहेंगे? देखिए ना, ये तो पहले दिन से इंस्ट्रक्शंस थी WHO की जानिब से भी और दीगर आलमी इदारों की जानिब से कि आपके मुल्क के अंदर या शहर के अंदर बाहर से कोई दूसरा शख्स आ रहा है और ख़ास तौर पर जो दूसरे ममालिक से आ रहे हैं तो उनको आपने करंटीना में भी भेजना है, उनके टेस्ट भी करने हैं। सबसे पहले तो आइसोलेशन में उनको लेके जाएंगे और ये हुकूमत को यकीनन क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इन ज़ायरीन को वतन वापस लाने का बंदोबस्त किया, इंतजाम किया, उनको वापस लाए। अब उनको वापस लाने के बाद उनको छोड़ नहीं दिया गया, ये इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया और मेरा ख्याल में ये दुरुस्त बात है। और अब जो उनको काला शाह काको करंटीना में भेजा गया है, काला शाह काको में जो इस वक्त
जो वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी बनाया गया है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी बनाया गया है, वहाँ पर आरजी हॉस्पिटल भी कायम किया गया है और बाकायदा तौर पर उनके हॉस्टल्स को क्वारंटाइन सेंटर्स में तब्दील किया गया है। तो ये एक खुशाइन बात है कि अब आपने इनकी मॉनिटरिंग करनी है। अच्छा, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है ना कि जो अफराद जिनको आपने जिम्मेदारी वहाँ पर सौंपी है कि इनकी टेस्टिंग करेंगे, इनकी देखभाल करेंगे, उनको आपने वो तमाम जो पीपीई जिसको हम कहते हैं, हिफाजती किट्स है, उसकी फराहमी को यकीनी बनाएं, क्योंकि एसओपीज दोनों तरफ से फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप महज जो है एक शहरी, अब हम देख रहे हैं डॉक्टर्स में कोरोना पॉजिटिव हैं, तो वो लोग जो कि बाहर से आ रहे हैं वो ठीक हो, आपके अपने फ्रंट लाइन पे मौजूद डॉक्टर्स जो हैं, अगर उनमें कोरोना वायरस है तो वो तो पेशेंट में जाएगा। अब देखिए पीआईसी के अंदर भी कल केसेस हुए ना, 2 डॉक्टर्स को जो है वो कोरोना उनका पॉजिटिव आ गया है, तो पैरामेडिकल स्टाफ में भी हो रहा है, नर्सों में हो रहा है, तो आप को हिफाजती इकदाम दोनों तरफ से करने पड़ेंगे। और ये हॉस्पिटल्स की, चाहे वो आरजी अस्पताल है या टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो अपने डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को इस बात पे पाबंद बनाएं कि वो किसी भी किस्म की गफलत का मुजाहरा ना करें। शहरी कोई भी है, किसी भी शक्ल और रूप में है, चाहे वो पेशेंट की शक्ल में है, चाहे वो डॉक्टर की शक्ल में है, वो उसकी जिंदगी कीमती है और उसकी जिंदगी को कीमती बनाकर रखने के लिए जरूरी है कि वो एसओपीज तब उनको भी फॉलो कराया और उस पर फैसिलिटेट करना चाहिए। किट्स की फराहमी को यकीनी, अगरचे हुकूमत अब कर रही है और अब तो डोनेशन में किट्स भी फराहम की जा रही है। यूईटी ने परसों जो है वो गवर्नर पंजाब को अपनी तैयार करता जो किट्स हैं वो फराहम की हैं, तो आप अब वो फैसिलिटीज आहिस्ता आहिस्ता मिल रही हैं। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे डिजाइनर ऐसे हैं जो कि इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, मेरे ख्याल से ये अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं। हम मजीद भी इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अकमल, आपने किया कि कोरोना के 10,000 टेस्ट रोजाना करने की सलाहियत जल्द हासिल कर लेंगे, सीएम साहब ने ये कहा है। इस स्टेज पर आकर ये कहना कि जल्द हासिल कर लेंगे, मुझे तो कहीं से जो है ये चीज समझ नहीं आ रही, हमें अब कर लेनी चाहिए थी। देखिए ना, इसमें यह है कि जिन किट्स के ऊपर आपने टेस्ट करने हैं वो किट्स आपके पास अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। वो किट्स आपको चीन की तरफ से भी मिली हैं बहुत बड़ी तादाद में, और जो एनडीएमए है वो उन किट्स को अस्पतालों तक पहुंचाने की पूरा बंदोबस्त भी कर रहा है, और उसमें जब तक वो आपके पास किट्स नहीं होंगी आप टेस्ट कैसे करेंगे। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि ये 15 दिन पहले ये इंतज़ाम मुकम्मल कर लेना चाहिए था। ये हुकूमत की प्लानिंग के हवाले से उसमें नकाइस हैं और उसमें वो एफिशिएंसी नहीं है कि जो एफिशिएंसी होनी चाहिए थी। उसकी वजह ही है। शहर लाहौर की बात करें, लाहौर शहर की आबादी 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा है। पंजाब की आबादी की बात करें तो वो 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। आपने इतने बड़े, और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और इतनी बड़ी आबादी के सूबे के अंदर अगर आपके पास आज के दिन भी ये कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि आप 10,000 शहरियों का या लोगों का कोरोना टेस्ट कर सकें, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस पर हुकूमत को, महकमा सेहत को और दीगर जो मुतलका इदारे हैं उनको इस पर फिक्रमंद होना चाहिए और तशवीश होनी चाहिए कि हमारे पास अभी इतनी कैपेसिटी क्यों नहीं है। देखिए, जब आपके पास इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है उसका रिजल्ट क्या होगा। आपके पास जो लोग टेस्ट कराने के लिए आएंगे, जिनको अलामात हैं कोरोना के हवाले से, बास केसेस तो ऐसे भी हुए कि जिनकी हद तक डेथ भी हो गई, उनके अंदर इलामात भी मौजूद नहीं थी। आपके अगर उनके अंदर इलामात हैं और वो हॉस्पिटल्स आते हैं टेस्ट कराने के लिए, आप उनके टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है। जब तक आप उस पर आमादा नहीं होंगे टेस्ट करने के लिए, उस वक्त तक आप टेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि शहरी अगर किसी के अंदर कोरोना मौजूद भी है तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये हुकूमत की एक साइड पर हम गफलत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये इनकॉम्पिटेंसी है कि आपने अभी तक वो कैपेसिटी डेवलप नहीं की, किट्स वो अवेलेबल नहीं की, वो इंश्योर नहीं की, लेबॉर्टरीज के अंदर भी वो सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद में रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट कर सकें। और इसमें दूसरी, अभी तो ये टेस्टिंग फेज है ना, अभी दूसरा फेज है कि आप को इलाज मुआवजे की सहूलत है ही नहीं ना, कि अस्पतालों में जहां दूसरे मरीज हैं उनको परेशानी का सामना है, वहीं पर अभी आपने ये टेस्ट भी शुरू करना है कि जो प्लाज्मा के जरिए से जो पेशेंट रोजमर्रा की बुनियाद पर रिकवर हो रहे हैं, आपने उनका प्लाज्मा लेकर उसको जो है बतौर इलाज जो है इस्तेमाल करना है। अभी वजीर आला कह रहे हैं कि हम इस पर भी काम करेंगे और जल्द इस पर काम
شروع کر دیا جائے بالکل گا. ایسے ہی ہے. سندھ کے اندر اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے, یہاں پر سیمپلز لیے گئے ہیں لیکن ابھی اس پر ایکسپیریمنٹ نہیں کیا گیا. بالکل ایسے تو یہ حکومت کو زیادہ پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. حکومت محض جو ہے وہ اس بات کا انتظار مت کرے کہ ابھی ہم نے شاید کنٹرول کر لیا ہے, یہ چیلنج ایک بہت بڑا ہے. آپ نے ٹیسٹ بھی کرنے ہیں, آپ نے دوسرے مریضوں کو بھی دیکھنا ہے, آپ کی او پی ڈیز بند پڑی ہیں, مریض آ رہے ہیں پریشان گھروں کو جا رہے ہیں, پھر آپ کے پاس ایک یہ بھی چیلنج ہے کہ آپ نے یہ نیا ایکسپیریمنٹ بھی کرنا ہے. بزدار حکومت کے پاس اس وقت نا کوئی اور ٹاسک ہے ہی نہیں. دیکھیے کوئی ٹاسک نہیں ہے نا. آپ کے پاس یہ ٹاسک نہیں ہے کہ آپ نے ترقیاتی کام کرانے ہیں, آپ کے پاس یہ ٹاسک نہیں ہے کہ آپ نے تعلیم کی میٹنگز کرنی ہے, یہ ٹاسک نہیں ہے کہ آپ نے دیگر اداروں کی کارکردگی رپورٹ کا جائزہ لینا ہے. آپ کے پاس صرف ایک ہی ٹاسک ہے, اور وہ ٹاسک ہے کہ آپ نے اس پینڈیمک کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اور اس کے لیے جو الائیڈ فیسلٹیز ہیں ان کو آپ نے کیسے انشور کرنا ہے کہ وہ ہونی چاہیے. اگر اس کے باوجود بھی وہ آپ سپیڈی نہیں کر رہے تو یہ آپ کو خود سوچنا چاہیے, اور محض بیوروکریسی کی رپورٹ پر آپ کو تسلی نہیں اختیار کرنی چاہیے. اپنے وزراء کو, اپنے ایم پی ایس کو, آپ خود جو کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے چیزوں کو زیادہ موبلائز کریں تاکہ آپ زیادہ نتائج لے سکیں. آپ جب تک اس کو زیادہ موبلائز نہیں کریں گے اور محض جو ہے وہ میٹنگ تک محدود رہیں گے, اور obviously گراؤنڈ پہ آنے کی ضرورت ہے, لوگ باہر نکلیں, آپ کے دیکھیں, کیونکہ میٹنگز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت دیر سے ہو رہی ہیں, اب باہر نکل کے اس صورتحال کو اور اس میں تو دیکھیے ٹارگٹ ہوتا ہے, یہ تو ٹارگٹ اورینٹڈ ہے. آپ مثال کے طور پر حکومت جو ہے وہ متعلقہ محکمے کو یہ ٹاسک دے کہ جناب ہمیں جو ہے پرسوں کے دن تک یا اس تاریخ تک ہمیں یہ کیپیسٹی چاہیے کہ ہم نے 10,000 ٹیسٹ کرنے ہیں. آپ 3 دن بعد ان سے رپورٹ لیں, جناب بتائیے کہ ہاں وہ 3 دن آپ کو جتنی لاجسٹک سپورٹ چاہیے وہ سپورٹ آپ فراہم کریں. یہاں پہ مجھے شہباز شریف صاحب کا دور یاد آیا ہے. دیکھیے وہاں پر اس طرح سے دیکھیں ہم نا شہباز شریف اور عثمان بزدار کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. عثمان بزدار کبھی بھی مین سٹریم ایڈمنسٹریشن میں نہیں رہے, نہ ان کے پاس منسٹری رہی ہے. آپ دیکھیے کہ وہ جب مین سٹریم میں نہیں رہیں گے یا ان کا وہ تجربہ ہی نہیں ہے تو اس کا شہباز شریف کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا سمرو صاحب, تجربے کی ہم بات کریں, 2 سال کے قریب پہنچ چکے ہیں ہم. دیکھیے 2 سال کا تجربہ ہے نا, لیکن آپ اس کو اگر مقابلہ کریں کہ ہم شہباز شریف کے ساتھ مقابلہ کریں تو وہ مقابلہ جینوئن ہو نہیں سکتا. شہباز شریف نے 10 سال براہ راست حکومت کی, شہباز شریف اس سے پہلے بھی براہ راست حکومت کا حصہ رہے, تو آپ کا وہ ایکسپیرینس اور وہ جو پلاننگ ہے وہ زیادہ ایفیکٹو ہوگی. ہاں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ شہباز شریف سے معاونت ضرور لے سکتے ہیں, آپ ان سے گائیڈنس تو شاید ان کے لیے برا لفظ ہو, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ ان سے معاونت لے سکتے ہیں. لیکن وہ معاونت لیں گے نہیں, اس میں جو ہوتی ہے نا انا وہ آڑے آ جاتی ہے, اور جو بت پیدا کیے ہوتے ہیں, بت پالے ہوتے ہیں اپنے اندر ذات کے, دور رہ جاتی ہے نا, سیاست کے بت ٹوٹ جاتے ہیں نا, تو وہ آپ پھر کہیں گے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں گے کہ دیکھیں جی ہم نے تو ہم سے ہیلپ مانگی ہے, ہم نے ہیلپ دی ہے. لیکن اس کا اوورآل جو ہے وہ یہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ اس مسئلے کو آپ زیادہ مؤثر طریقے سے کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کا جب ہدف ہوگا تو اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی برائی ہو کہ آپ نے کس سے کیسے جو ہے وہ ہیلپ لی ہے. مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے اس مشکل وقت سے باہر نکلنا ہے. خیر بریک کا وقت ناظرین ہوا ہے, بریک میں جائیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور ناظرین ہم نے دیکھا شہر لاہور میں جب کرونا کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا, مختلف علاقے سیل کیے جانے لگے کیونکہ ان علاقوں سے جو ہے وہ بڑی تعداد میں کرونا کے کیسز سامنے آئے, تو ڈیفرنٹ علاقے 10 کے قریب جو ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں. اور اب ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے, کرونا کیسز سامنے آنے پر شہر میں 859 گھر کوارنٹائن میں تبدیل کیے گئے ہیں. سمرو صاحب اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے. دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے گزشتہ 2 ہفتوں سے یہ پالیسی اڈاپٹ کی کہ کسی ایسی گلی محلے میں جہاں پر کسی گھر کے اندر جو ہے کرونا کا کوئی پازیٹیو کیس ملتا ہے, تو کیونکہ حکومت کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تو ہے ہی نہیں, نہ ہی ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وہ صلاحیت موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ شخص کس کس سے ملا ہے اور ممکنہ طور پر کون کون اس سے متاثر ہو سکتا ہے. تو اس کا انہوں نے حل یہ ڈھونڈا کہ اس گھر کو اور اس گلی کو یا اس علاقے کو آپ سیل کر دیں اور کارڈن آف کر کے وہاں سے آپ کسی کو نہ اندر داخل ہونے دیں اس جگہ پر اور نہ ہی وہاں سے باہر جانے دیں. اچھا, اس پالیسی کو جب آپ نے مزید ریپلیکیٹ کیا تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ گھروں کو آپ نے کوارنٹائن میں تبدیل کر دیا. یہ ایک سطح پر ایک تجویز تھی شروع میں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر
पेशेंट को जो है वो आप हॉस्पिटल में लाएं या हॉस्पिटल में रखें, उसको आप घर के अंदर भी क्वारंटाइन कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है ना, हाँ, अब उस पेशेंट तरफ की आता है। कंडीशन पे भी डिपेंड करता है अब ये है कि वो यही है कि अगर वो स्वेयर नहीं है तो तब आप उसको वहां पे लेके जा सकते हैं। अगर स्वेयर में जहां पर उसको वेंटिलेटर की जरूरत है तो वो ऑब्वियसली आप उसको अस्पताल में रखेंगे। तो अब जिन घरों को आपने क्वारंटाइन में तब्दील किया है, 859 के करीब घर हैं, इसके लिए एसओपीज आपने अभी तक वाजे नहीं की बिल्कुल कि घर के अंदर क्या इंतजामात होने चाहिए, घर के अफराद, फिर घर में कितने अफराद मौजूद हैं, कितने में कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव हैं, उनको किस तरह से एक दूसरे से अलग रहना है, फिर एज ग्रुप क्या है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आया जिसको कोरोना वायरस है वो उसकी एज क्या है, वो किसी और बीमारी में मुब्तला तो नहीं है, ये सारी चीजें देखने वाली है ना। देखिए ना, यही बात हो रही है कि इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो वाज़े तौर पर एसओपीज जारी करें और उसको बार बार इंडिकेट किया जाए कि जनाब जो घर क्वारंटाइन में तब्दील हुए हैं उनको ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है और उनके लिए ये एसओपीज है। अगर ये नहीं करेंगे तो उसमें उस घर के अंदर जिनको कोरोना नहीं भी है तो वो भी उसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको अगर एक कमरे में बंद करेंगे तो उस कमरे के अंदर खाना कौन पहुंचाएगा, उस कमरे के अंदर वो कमरे से अगर वो इवन यहाँ तक भी है कि उस कमरे के अंदर उसको सारी सहूलियात भी फराहम कर दी गई हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? क्या घर वाले इस हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं? फिर हुकूमत उसको कैसे चेक एंड बैलेंस में लेकर आएगी? क्या हुकूमत की जानिब से पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स की टीमें उन घरों में जाके कोई चेकअप कर रही है या नहीं कर रही? तो इसके लिए एक आपको वसी एक मैकेनिज्म डेवलप करके उस पर एसओपीज जारी करनी चाहिए कि जो घर क्वारंटाइन में तब्दील हुए हैं उनको ये करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम देखें ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। वो मरीज जो कि अस्पतालों में क्वारंटीन में रखे गए हैं उन्हें टाइम टू टाइम पैरामेडिक्स आकर चेक कर रहे हैं, कोई बीपी आप चेक करते हैं, इन केस अगर मेडिसिन की जरूरत है तो आप उन्हें मेडिसिन दे रहे हैं। ये सब चीजें घर में इंश्योर कराना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर इससे एक और मसला भी पैदा हुआ। आप देखिए कि जो 13 इलाके सील किए गए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो इलाके सील किए हैं वहां पर राशन का बड़ा सीरियस मसला हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। अगरचा जिला इंतजामिया की जानिब से इदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं कि हमने इन सील शुदा 13 इलाकों के जो घर हैं और उन घरों की तादाद 6000 से ज़ायद बनती है, वहां तक हमने राशन बैग्स पहुंचाए हैं और कुछ हमने खुद पहुंचाए हैं हुकूमत ने अपनी तरफ से, और कुछ जो मुखैर हजरात हैं उनकी मुआवनत से हमने वो इंश्योर किया है कि वहां तक उनको पहुंचाया जाए, क्योंकि वो कार्डन ऑफ है, वहां से वो बाहर निकल नहीं सकते उस इलाके से, और उसकी वजह वही है कि वहां पे कोरोना पेशेंट थे। तो आपने ठीक है उसको उस इलाके को क्वारंटाइन कर दिया, उसको आपने सील कर दिया, लेकिन मसाइल बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं। उसके अंदर जाके चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? आप महज एक बार लगाकर, बैरियर लगाकर उसके बाहर एक पुलिसमैन खड़ा कर दें और उससे कहें कि आपने जो है निगरानी करनी है कि कोई बाहर ना आए, कोई अंदर ना जाए। तो गुज़िश्ता दिनों में ये भी देखा कि वहाँ के अहले इलाका वालों ने मुजाहरे शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी जनाब हमने अपने घर की अशिया ज़रूरिया लेनी है, हमें बाहर तो जाने दिया जाए, उनको नहीं जाने दिया गया। तो आपको फिर एक जामे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि ये सूरत हाल है तो इससे आप निपटेंगे कैसे? महज आप वर्बली अहकामात जारी करने से नहीं होगा, आपको ग्रास रूट लेवल पर, क्योंकि आपने गली मोहल्लों में क्वारंटाइन सेंटर बना दिए, ठीक है, एक क्वारंटाइन सेंटर वो है जो हुकूमत ने बनाए हैं जहां पर तमाम एहतियाती तदबीर हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन का सिस्टम है, वहां पर हिफाजती किट्स हैं, वहां पर बेड्स हैं, वहां पर अमला है, सब कुछ है। आपकी कोई मोबाइल ऐसी एम्बुलेंस होनी चाहिए जो उस इलाके में ड्यूटी दे दे, कम से कम अगर किसी घर में पेशेंट को जरूरत है तो वहां पर जाके जो है वो उनसे बातचीत की जाए, उनका हाल अहवाल दरियाफ्त किया जाए। हमारे यहाँ लोकल सतह पर जो यूनियन काउंसिल की सतह पर डिस्पेंसरियां होती हैं या हैं, तो आप उनके स्टाफ को भी मोबिलाइज कर सकते हैं, उनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि वो किस तरह से जो सील्ड इलाके हैं वहां पर क्या काम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये चाहिए कि हुकूमत ऐसे घरों से मुतल्लिक और ऐसे इलाकों से मुतल्लिक अपनी एसओपी मजीद वाज़े करें। ये बिलाशुबा अच्छा इकदाम है, क्योंकि अस्पतालों में क्योंकि जगह हम देख रहे हैं उस तरह से नहीं है, ये अच्छा इकदाम है, लेकिन इसके प्रॉपर एसओपी होने चाहिए, अदरवाइज ये सूरत हाल खतरनाक भी हो सकती है। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, रमजान बाजारों की सब्सिडी बिजली के बिलों पर मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है और बिजली कंपनियों से 3000 तक माहाना बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन की तफसीलात तलब की गई हैं। जी अकमल। देखिए जी, ये पूरे पंजाब में ये करना है और पंजाब में जो मुख्तलिफ बिजलियों की तकसीम कार कंपनियां हैं उन्हें यह कहा गया है कि हमें ऐसे सार्फिन का डेटा दें
جن کے ماہانہ بل جو ہیں وہ 3000 روپے کے سے نیچے رہتے ہیں، تاکہ ہم اس پر یہ ڈیٹا حاصل کر سکیں اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر یہ آئیڈیا ہوگا کہ رمضان بازاروں کی جو سبسڈی دی جاتی تھی اس کی کل کتنی مالیت ہے، اور جو 3000 کی رینج میں جو گھر ہیں ان کی کتنی تعداد ہے۔ ابھی اس کا میکانزم بنانا ہے۔ یہ میکانزم تب بنے گا جب آپ کے پاس اعداد و شمار ہوں گے۔ ابھی یہ بالکل انیشیل سٹیج پر ہے کہ آپ رمضان بازار کی سبسڈی جو ہے وہ وہاں دے رہے ہیں، لیکن رمضان میں لوگوں نے روزے تو رکھنے ہیں، ایسے عام شہری ہو یا کھاتے پیتے گھر کا شہری ہو، اس نے روزہ رکھنا ہے۔ اب جب اس نے روزہ رکھنا ہے، ماضی میں گزشتہ سال تک جو ہے وہ اس کو یہ سہولت میسر تھی کہ وہ رمضان بازاروں میں جاتے تھے، ان کو وہاں پہ سبسڈائز جو ہے وہ آئٹمز مل جاتے تھے، وہ خرید لیتے تھے۔ اب ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بالکل اب ان کو یہ سہولت میسر نہیں ہوگی تو آپ اس کی ساری سبسڈی اٹھا کے اگر وہاں لگا دیں گے تو ان کو کیا ریلیف ملے گا؟ وہ کیسے جو ہے وہ ریلیف حاصل کریں گے؟ تو اس پر بھی آپ کو سوچنا پڑے گا۔ آپ محض جو ہے وہ ایک سائٹ پر ان کو، ٹھیک ہے آپ نے 3000 کا وہ کیٹیگری مارجن رکھ کے آپ نے ان کو دے دیا، آپ ان کے گھروں تک پیسے پہنچا دیں گے، لیکن وہ کتنی مالیت کے پیسے کتنے ہوں گے؟ کیا اس سے ایک مہینہ ان کا گزارا ہو جائے گا؟ اس کے لیے پھر آپ کو پورا فارمولا بنانا پڑے گا۔ صرف یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ان کا بجلی کا بل 3000 ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا گھر کے افراد کتنے ہیں، بالکل یہ بھی دیکھنا ہوگا ان گھر کے افراد کا ذریعہ روزگار کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا میکانزم بنائیں گے؟ اس کے لیے کیا آپ سروے کریں گے؟ اس کے لیے آپ کے پاس ابھی تو کوئی ایسا ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے۔ حکومت نے آج تک کوئی ایسا ڈیٹا جمع ہی نہیں کیا کہ جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ اس گلی کے اندر رہنے والے جو 50 گھر رہ گئے ہیں ان لوگوں کا ذریعہ معاش کیا کیا ہے۔ وہ ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ سروے کریں گے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، پیچھے جو ہے وہ 10 دن بھی نہیں رہ گئے، آپ کا رمضان شروع ہونے والا ہے، تو آپ نے اس کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں وہ میرا خیال میں آپ لیٹ ہو گئے ہیں، بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی ڈیٹا آپ کو مل بھی جائے گا تو اس کے اوپر پلاننگ کرنی ہے اور پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ حاصل بسل میں جب آپ کام کرتے ہیں، احساس پروگرام آپ نے بنایا، اس کے اندر ٹائیگر فورس میں آپ ٹائیگر فورس کو داخل کیا، پھر یہ خبر آنا شروع ہو گئی ٹائیگر فورس کے کچھ کارکن جو ہیں وہ لٹ گئے ہیں، ان سے پیسے چھین لیے گئے ہیں، تو پھر آپ نے جو ہے وہ اس کی حوالے سے پراپر کیمپین نہیں کی۔ تو آپ حاصل بسل میں جب فیصلہ کریں گے تو اس سے معاشی طور پر بھی نقصان ہوگا اور وہ نتائج طرح سے نہیں ملیں گے۔ بات کریں گے ہم مزید بھی، ناظرین مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اگلی خبر ہمارے پاس کیا ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گی۔ بلا سود قرضے، کرائے معاف، بل موخر، دکانیں کھولیں، تاجروں کا چارٹرڈ آف ریمانڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اکمل کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے یہ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے جو ہے نا یہ 13 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اور یہ پیش کیا ہے حکومت کو، اور اس میں واضح طور پر ریلیف مانگا ہے، اور اس ریلیف کے اندر جو میجر چیزیں ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ بلا سود قرضے دیے جائیں، جو دکاندار کرائے پر ہیں ان کے کرائے معاف کیے جائیں، اور دکانیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے، جس میں جیولرز ہیں، جس کے اندر کار ڈیلرز ہیں، شوز کی دکانیں ہیں، ریڈی میڈ گارمنٹس کی انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا یہ مطالبات کیوں کیے گئے ہیں؟ یہ مطالبات اس لیے کیے گئے ہیں کہ آگے عید آ رہی ہے اور رمضان جو ہے وہ سیزن ہوتا ہے اور وہ پورا سال تاجر اس کا انتظار کرتے ہیں، تو یہ اس کے لیے جو ہے یہ مطالبے کیے گئے ہیں کہ کم از کم جو ہے یہ ان انڈسٹری کو اور ان دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے۔ اب حکومت کی جانب سے ابھی تک اس پر کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تاجر برادری کا اس پر کیا لائے عمل ہوتا ہے، کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے، یہ رسپانس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی وہ اپنی لاک ڈاؤن پالیسی میں کہاں پر مزید نرمی اختیار کر کے کون سی مزید دکانیں کھولنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ تاجر برادری نے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس بات پہ تیار ہیں کہ حکومت جو ہمیں SOPs جاری کرے گی ہم اس کو انشور کرائیں گے، اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے۔ تاجر برادری جو اگر ہے اس پر اپنا پورا پلان دے دیتی ہے کہ ہم اس کو کیسے انشور کرائیں گے، ہم اس کی کیسے امپلیمنٹیشن کریں گے، تو حکومت کے پاس یہ جواز نہیں ہوگا کہ ہم یہ کیوں رسک لیں
ये कैसे रिस्क लें। पर अकमल ये चीजें साथ जुड़ी हुई हैं। आप देखें कि एक तरफ ताजरों की ये डिमांड पूरी हुई कि हमने देखा कि कहीं पर दुकानें खोलना शुरू कर दी गई हैं, जो जरूरी हैं वो खोली गई हैं, लेकिन अब इसके साथ ही मैं अगली खबर भी अटैच करना चाहूंगी। ब्रांडेड रोड मार्केट खुलवाने के लिए ताजरों की सदर लाहौर चैम्बर से मुलाकात हुई है। अब वो कहते हैं अगर आप इंडस्ट्री खोल देते हैं तो पुर्जा जात जहां से मिलने हैं वो दुकानें नहीं खुली होंगी तो आपकी इंडस्ट्री कहां से चलेगी। देखिए ये तनकीद तो कल से हुकूमत पर की जा रही है कि आपने इलेक्ट्रिशियन तो खोल दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें जहां पर इलेक्ट्रिशियन का सामान मिलता है वो बंद है। आपने जो है वो गली मोहल्लों की सतह पर स्टेशनरी की और किताबों की दुकानें तो खोल दी, लेकिन उर्दू बाजार में जब कल ताजिरों ने वहां पर दुकानें खोलना शुरू की तो वहां पर आपने ताजिरों को जबरदस्ती दुकानें बंद भी कराई। अगर आप दर्जी की दुकानें खुलवा रहे हैं तो फिर वो चीजें जो कि दर्जी से आपने धागे खरीदने हैं, वही है ना, दर्जी कपड़े कैसे सिएगा, उसने धागे के साथ दीगर जो अब किसी को नहीं पता कि आगे लॉकडाउन है और वो इनफ सामान अपने पास रख लें। तो वो अब सूरत हाल ये है कि इसलिए हुकूमत को अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना है। हुकूमत को ये देखना है कि हम अगर जहां जहां पर रिलीफ फराम कर रहे हैं उससे अलाइड शोबे कौन कौन से हैं जहां हमने उनको भी रिलीफ फराम करना है, और जब तक वो नहीं खोलेंगे तो ये इकदाम जो है ये इसका कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। ये फिर एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप एक रिस्क तो ले रहे हैं और रिस्क भी आप ले रहे हैं, लेकिन उस रिस्क से आपके उल्टा मनफी नताइज पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो ताजिर बरादरी जो कि बड़ी स्टेक होल्डर है, ये बराह रास्त चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो इनके साथ इजलास करें, मीटिंग करें और इनके साथ बैठ के इनसे तजावीज़ ली जाएं, रिटर्न प्रपोजल लिए जाएं और उसकी बुनियाद पर कोई लाया अमल बनाया जाए। अदरवाइज जो है वो ये जो कैफियत और सूरत हाल है ये ऐसे रहेगा। समझ नहीं आएगी कि कौन सी आपने बात माननी है, कौन सी आपने नहीं बात माननी। खैर अगली खबर मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी। अहम मामला है फीसों में कमी ना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। आपने कह दिया कि फीस की जाएगी, 20% रियायत दी जाए। अब कहीं पर इसका इंप्लीमेंट हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा। किस तरह से देखिए उसके लिए ये है कि कानूनी तौर पर हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो फीसें कम कराए, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने 2015 में और 2014 में या अमेंडमेंट जो की थी 16 में भी, उसकी जो शिक 7 है उसके तहत हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो फीसों में इजाफे को कंट्रोल करेगी और उसमें 3% या 5% होगा तो वो स्टेक होल्डर के साथ उसकी जस्टिफिकेशन देंगे, उसके बाद कमेटी तय करेगी। ये तो है कि फीसों में इजाफे को आप कंट्रोल करेंगे। हालात की रोशनी में भी तो कोई फैसला करने के मजाज हो सकते हैं। अब ये होगा ना, अब देखिए आप जो भी काम करते हैं कानून के दायरे में करते हैं, आप कानून के दायरे में नहीं करेंगे वो लोग चैलेंज कर देंगे। अब क्या आपके पास एक हल है कि आप ऑर्डिनेंस लाएं। ऑर्डिनेंस लाने के लिए इब्तदाई मीटिंग्स हो चुकी हैं, लॉ डिपार्टमेंट ने और मुतलका महकमों ने मीटिंग कर ली है गुज़िश्ता हफ्ते, और उस मीटिंग में इब्तदाई तौर पर यह तय पाया गया है कि हम ऑर्डिनेंस लाएंगे और उस ऑर्डिनेंस को ला के फिर हम इसको लीगली इंप्लीमेंट कराएंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो कल सूबाई वज़ीर स्कूल्स एजुकेशन ने बाकायदा तौर पर यह कह दिया है कि जो स्कूल 20% फीस में कमी नहीं करेगा उसकी कंप्लेन करें हमें, हम उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। सुमर साहब माजरत के साथ कंप्लेंट्स पहले भी बहुत हो चुकी हैं, इस माफिया को कोई कंट्रोल नहीं करता और ये अभी तक हो रहा है। इस मुश्किल वक्त में भी लोग ज्यादा फीसें देने पर मजबूर है, पता नहीं कहां पे इस कंप्लेन पर अमल होगा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़िम ने ब्रेक पे जाना है, आप न्यूज हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है क्योंकि अब मार्केटें जो हैं वो जुज़वी तौर पर खोलने की तरफ हुकूमत ने जो है वो फैसला किया है। हम देख रहे हैं सड़कों पर रश भी बढ़ता जा रहा है, तो इस चीज़ में हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है कि अगर हुकूमत की जानिब से नरमी बढ़ती जा रही है तो हम कितनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घरों से बाहर निकलें। आगाही देना मकसद है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ों के हवाले से बताया जाए ताकि ख्याल आप अपना खुद से रख सकें, क्योंकि हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ते चले जा रहे हैं। इन हालात को हमने संभालना है, हमने कंट्रोल करना है, हमने अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझनी है और फिर मुआशरे में एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत भी हमें देना है। अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारी मेहमान मौजूद होंगी उनका तारुफ मैं आपके साथ कराती चलूँ। डॉक्टर उमैरा एहसन ने हमें ज्वाइन किया है और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी ये हैं। इनसे जानेंगे कि टेलीमेडिसिन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, किस तरह से वो काम कर रही है, फिर टेस्ट की सहूलत जो हम बार बार कर रहे हैं बात कि महदूद है, इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, और फिर शहरियों के डिफरेंट रवैये जो हम देख रहे हैं कि जिन्होंने मास्क पहने हैं उन्होंने बार बार एक ही मास्क को इस्तेमाल कर रहे हैं
اور پھر جو نہیں پہن رہے ہیں وہ بالکل نہیں پہن رہے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر میرا کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. موسٹ ویلکم. سب سے پہلے ابھی جو صورتحال چل رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے, کیا کومنٹ کریں گے اس پر؟ دیکھیے اس صورتحال میں ٹیلی میڈیسن کا قیام ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ ہمارے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اس کا انیشیٹو لیا اینڈ دیٹ واز آن 18 مارچ 2020. ہمارے وردی وائس چانسلر UHS کے وہ اس موقع پہ ان کے ساتھ ملے اور ہم لوگوں نے پوری ٹیم اسٹیبلش کی اینڈ وی اسٹارٹیڈ ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ 24/7 ایٹ UHS سینٹر. ٹھیک ہے. وہاں پہ شروع میں ہم کورونا کے کیسز کو ڈیل کر رہے تھے. ٹیلی میڈیسن کی اگر تھوڑی سی ہم ہسٹری دیکھیں تو یو ول بی سرپرائز ٹو نو دیٹ 1960 میں ناسا جو اسپیس میں ایسٹروناٹس جاتے تھے اس وقت سے USA نے اس کو پریکٹیسائز شروع کیا ہوا تھا. اینڈ وی نیور نو انٹل ناؤ جب یہ پینڈیمک ہوا ہے اور 2020 میں ہم اس قابل ہوئے. سو وین یو گو ٹو دا لٹریچر ہسٹری میں 1960 میں ان کی صحت کے متعلق ان کو جو میڈیسنز وہاں اسپیس میں چاہیے ہوتی تھیں لٹریچر میں یہ سب کچھ موجود ہے. along with that ایک ہمارا نیبرنگ کنٹری اس میں 2001 سے یہ شروع ہو رہے ہیں اور یہ میں بات کر رہی ہوں ڈیولپنگ کنٹریز کی, یہ والا جو ہمارا ریجن ہے بر صغیر کا. لیکن پاکستان میں اب ہم نے انیشیٹو لیا ہے اتنے بڑے پیمانے پہ, وہ کہ بے شک چھوٹے پیمانوں پہ ہو رہا تھا. سو سنس 18 مارچ وی آر ڈوئنگ دا سروسز ایٹ UHS. شروع میں UHS سینٹر ہوا, اس میں ہم نے ملٹیپل والنٹیئرس کو انوائٹ کیا اینڈ دے آل بلانگ فرام BDS اینڈ MBBS گریجویٹس. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا. ناؤ اٹ ہیز بین اسپریڈ along almost half of the districts of Punjab. اچھا. UHS میں ہے, سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ہے, اس کے علاوہ آپ کا میو ہاسپٹل میں, دین گوئنگ ٹو صدرن پنجاب. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا فائدہ تو تبھی ہوگا جب زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے استفادہ کر سکیں گے. تو اب تک کتنے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے اور یہاں پر سہولیات کیا دی جا رہی ہیں؟ ویل ٹیلی میڈیسن سینٹر UHS میں اس وقت ہم ملٹیپل ڈائمینشنس پہ کام کر رہے ہیں. ایک ہے ہمارا فیس ٹو فیس انٹریکشن جس میں لائیو پیشنٹ ایک طرف بیٹھتا ہے اور پیشنٹ اپنے موبائل پہ بھی یہ گیجٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ اپنے ڈیسک ٹاپ پہ لیپ ٹاپس پہ کر سکتے ہیں. ایک تو فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے. اس کے علاوہ ہمیں گورنر پنجاب کی طرف سے ملٹیپل لائنس دی گئی ہیں, دے آر فری آف کاسٹ. سو واٹ وی آر ڈوئنگ از کہ وی آر سٹنگ ان دا UHS ان اے ویری بگ ہال ٹائپ روم جہاں پہ یہ موبائل سروسز اویلیبل ہے. اس کے علاوہ PTCL لینڈ لائنس ہیں, تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. دیر آر ویری منیمم چانسز کہ آپ کو ہر دفعہ نمبر انگیج ملے. جو لوگ اپنے موبائل پہ گیجٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہ فیس ٹو فیس انٹریکشن کریں گے, باقی لوگ کالز کے ذریعے. اس کے علاوہ UHS کے اپنے موبائلس ہیں جہاں پہ 24 گھنٹے یہ سروس دی جا رہی ہے اور لوگوں میں آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ابھی تک کتنے لوگ اس سے استفادہ کر چکے ہیں اور کس کس امراض میں مبتلا مریض جو ہیں؟ اوبویسلی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نزلہ زکام بخار کے مریض ہسپتالوں میں نہ جائیں, وہ ٹیلی میڈیسن سے استفادہ کریں. لیکن چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹیچنگ ہاسپٹل کے OPDs بند ہیں, دوسرے امراض میں مبتلا مریض بھی پریشان ہیں, وہ ہسپتالوں میں جا رہے ہیں, ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا, وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. شروع میں ہم لوگوں کو جو میکسیمم نمبر آف کالز آئی ہیں پر ڈے وہ اراؤنڈ 2000 سے لے کے 2500 تک آئی ہیں, اور اب تک اگر ہم سارا ڈیٹا ٹریس کریں تو only in UHS center we have got thousands and thousands of calls. And as you said کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس میں ہم ملٹیپل ڈائمینشن میں لوگ دیکھ رہے ہیں. فار انسٹنس جو لوگ نزلہ زکام کھانسی بخار میں مبتلا ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ہونی چاہیے نا کہ صرف کرونا کے سمٹمز والے لوگ ہی فون کریں, ایسا قطعی نہیں ہے. ہم آرتھوپیڈک کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ پیٹ درد کے, ڈائریا کے, نوزیا وامٹنگ کے, گائنی سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کیسز آئے ہیں. اور میں نے اب تک ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ڈیوٹیز کی ہیں UHS میں. I have dealt with a lot of patients from different dimensions. They are not dealing only. ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی ٹائمنگ ہے یا 24 آ رہی ہے کام؟ 24/7 ہے, اور ہمارے پاس جتنے ڈاکٹرز ہیں سارے مستند ہیں, اسٹارٹنگ فرام دا میڈیکل آفیسرز, اس کے علاوہ کچھ ہاؤس آفیسرز کی ہم ٹریننگز کر رہے ہیں. ہمارے پاس رجسٹرارز ہیں, پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز ہیں, اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں, انکلوڈنگ می ایسوسیٹ پروفیسر. اچھا اب دس از سم تھنگ نیو ہمارے لیے بھی, ڈاکٹرز کے لیے بھی. اب بہت سارے مریض جو ہیں ان کو ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے تسلی سے بات سننے کی عادت ہوتی ہے. فیس ٹو فیس آپ نے بات کر لی, ڈاکٹر نے آپ کو دیکھ لیا, آپ کو اتنے میں تسلی ہو جاتی ہے کہ اچھا میں ڈاکٹر کے پاس ہی ہوا ہوں. اب ایک گیپ ہے اس میں, ہمارے پاس وہ فالو اپ والی چیز اس طرح سے پتہ نہیں اب یہاں پر ہو رہی ہے, اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے, نہیں بنایا جا رہا. پھر آپ نے میڈیسن کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانا ہے, فون پہ آپ جلدی میں چیزیں کو سمجھا رہے ہیں, پیشنٹ کو وہ چیزیں پتہ نہیں چل رہی. ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے.
आपने बड़ी अच्छी बात की। इसके लिए हमने एक फीडबैक परफॉर्मा भी तैयार किया हुआ है। हम ये करते हैं, फॉर इंस्टेंस जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले डॉक्टर्स हैं अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं, उनकी बाय नेक्स्ट डे फीडबैक लिया जाता है। हम रैंडम पेशेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ पेशेंट्स को टिक लगा के उनसे पूछा जाता है कि आपको मशवरा कैसा दिया, कि आप हमारी कॉल रेट करें। उसके अलावा जो लाइक सीनियर लोग हैं अपनी ड्यूटीज़ पे, वो ज़रूर फॉलो अप में, जैसे मैं भी अपनी टीम को कहती हूँ कि विद इन 4 to 6 आवर्स यू हैव टू टेल योर पेशेंट्स कि अगर अलामात बरकरार रहती हैं तो आप हमें दोबारा इसी नंबर पे कॉल करें। क्योंकि अब पता है लोग, मुझे तो लग रहा है कि कोरोना के खौफ में इस कदर मुब्तला हो चुके हैं कि लोग परेशान हो गए हैं। आपके हाथ में एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, अच्छा आपको ये हुआ है आपने दोबारा से फ़ोन कर लिया, आपको ये हुआ है आपने दोबारा से फ़ोन कर लिया, उस पर डॉक्टर भी कहीं ना कहीं तंग आ जाते हैं, यार इस मरीज़ ने तो सर खा लिया है। वेल ऐसा अभी तक नहीं है। हम अपनी टीम को भी इंश्योर कर रहे हैं एंड वी हैव बीन टीचिंग आवर टीम मेंबर्स दैट दिस इज़ एन असेसमेंट ऑफ योर पेशेंट्स। आपके सब्र का भी इम्तहान है, आपके स्किल्स का भी है, आपकी कम्युनिकेशन का भी है। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट ऑल दिस। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि खुदारा अगर आपको सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसी आप कॉल कर रहे हैं या फिर आप मेडिकल रहनुमाई चाह रहे हैं, तो सिर्फ जब तक आपको ज़रूरत है तब तक कॉल करें। बार बार कॉल करके, बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और लाइन आप बिजी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना भी, जिम्मेदारी समझना भी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ मैं आपसे बात करना चाहूँगी टेस्टिंग की सहूलत के हवाले से, बहुत महदूद है हमारे यहाँ और शायद इस वजह से अभी उस तरह से केसेस भी हमारे सामने नहीं आ रहे हैं सामने। क्या कहना चाहेंगी, इसको कितनी ज़रूरत है बढ़ाने की? अभी पिछले दिनों ही गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है बड़ा अच्छा। चाइना से हमारे पास टेस्ट किट्स आ गई हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट अब चाह रही है कि मोबाइल सर्विसेज हम इंट्रोड्यूस करवा दें। उसमें ये होगा कि पेशेंट जो है वो मोबाइल वैन में ही आके अपना सैंपल दे सकता है, उसका उसी वक्त डिवाइस मेथड से टेस्ट हम करेंगे और विद इन अ फ्यू आवर्स ही और शी इज गोइंग टू गेट द रिजल्ट। उसमें ये होगा कि पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड जो लोग हमारे पास कंफर्म्ड हैं, जिनका हमें पता है कि हाँ ये सस्पिशियस हैं एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, उनके लिए एक हमारे पास एक और डिवाइस है जो कि आप कह रही हैं जिस तरह महंगी है और बड़ी महदूद है, उसको भी हम अभी ट्राई कर रहे हैं। बल्कि पिछले दिनों ही चुगताई लैब वालों ने 50% डिस्काउंट भी 60 ईयर्स के लोग और उनसे अबव के लिए उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, यानी ये अच्छे इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। दूसरा मुझे ये बताइएगा, अभी हम बहुत सारी ये चीज़ें भी डिस्कस कर रहे हैं कि सिम्टम्स नहीं हैं, आप कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके साथ साथ फिर वो लोग जो कि ये कह रहे हैं कि जी टेस्ट करा लिया उन्होंने, पॉजिटिव आ गया, लेकिन उसके बावजूद सिम्टम्स हैं, दोबारा से टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया उनका। ये क्या चीज़ें हैं, इनमें डिफरेंस लोगों को समझ नहीं आ रहा कुछ? इसमें इस तरह होता है कि 40% लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं। उसका वजह ये होती है कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है या वो यंग एज वाले होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर उन्हें खांसी, नज़ला, जुकाम हुआ भी है तो बड़े थोड़े लेवल का हुआ है और उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी अच्छी थी कि बॉडी ने अंदर ही अंदर फाइट कर लिया। अब ऐसे लोग वो एसिम्टोमेटिक होंगे, यानी उनमें कोई साइन सिम्टम जाहिर नहीं हुआ और उन्होंने अपनी इम्यूनिटी से फाइट कर लिया। अब जब इनका टेस्ट कराएंगे हो सकता है पॉजिटिव आए, क्योंकि वायरस तो है वहाँ मौजूद। बिल्कुल। और अब हम लेते हैं तस्वीर का दूसरा रुख। उसमें ये होगा कि जो मुअम्मर अफराद हैं या बिल्कुल नियोनेट्स हैं, नौज़ाइंदा बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, शुगर वाले हैं, हाइपरटेंशन है, दिल के अमराज हैं, इनमें ये होगा कि देखिए वायरस जो है जब बॉडी में जाता है वो अपनी जगह ढूंढता है बाइंड होने की सेल्स के साथ, उसके बाद वायरस अपना लोड बढ़ाता है। तो अगर हम उस अरसे में करेंगे जिसमें अभी वायरस बेचारा अपना लोड ही बढ़ा रहा है तो टेस्ट नेगेटिव आएगा, जिसको हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 3-4 दिन मजीद वेट करेंगे, जब टेस्ट कराएंगे वो पॉजिटिव आएगा। तो इसमें ये थोड़ी सी है कि वायरस का जाहिर है साइकिल चलता है, उसको थोड़े से घंटे चाहिए होते हैं कि वो 1 से 1000 और मिलियन की तादाद में बढ़ सके। बिल्कुल ऐसे। अगर फौरी टेस्ट करवाएंगे वो नेगेटिव आएगा, ऐसे लोगों को हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। ठीक है। हम उन्हें कहेंगे 5 दिन बाद दोबारा कराएं और 5 दिन बाद। और ये जो 5 दिन है इसमें एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज समझने वाली बात है कि उनको अपने आप को आइसोलेट रखना है। ये चीज अगर आपके उस तरह से अभी नताइज नहीं निकले हैं, आप बिल्कुल ईजी होके बैठ जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा भी है कि आप दूसरों में वो स्प्रेड कर देंगे। वेल एना ऐसा ही है बिल्कुल। और हम उनको ये करते हैं, प्रिकॉशंस करते हैं, हिफाजती तदाबीर बताते हैं, उनको खांसी के, छींकने के आदाब तक बताते हैं टेलीफोन पे। बाकी नौज़ाइंदा बच्चों से दूर रहें, बूढ़ों से दूर रहें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। फॉर इंस्टेंस आजकल अमरूद है, कीनू और माल्टे हैं, सेब, केला है, इम्यूनिटी बढ़ाएं। और अगर अलामात ज़रा सी भी ज़्यादा होती है तो हम फौरन
फ़ौरन अपने 24/7 कॉल सेंटर पे रजू करने का सही। कहते हम हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन। अभी मुझे ये चीज़ डिस्कस करनी है कि ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, अब हमने इनको रोकना कैसे है, हमने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है। अगर हुकूमती इकदाम में कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं नरमी है, हमारी वजह से ही है, अब हमने अपना किरदार कैसे अदा करना है, इस पर मैं ज़रूर डॉक्टर साहिबा से कमेंट चाहूँगी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शहर में जो लॉकडाउन किया गया है, अब जो नरमी बरती गई है हुकूमत की जानिब से, जो फैसिलिटी ये दी गई है कि दुकानदार जो हैं वो महदूद यानी जुज़वी तौर पर अपनी दुकानें खोल सकते हैं, उसके बाद सूरत हाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लॉकडाउन से पहले की सूरत हाल क्या थी वो भी आपको हम दिखाते रहते थे कि जब लॉकडाउन किया गया था मार्केटें बंद थी तब क्या था। अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब जुज़वी तौर पर दुकानें खुली हैं तो अब लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, लोगों के रवैये क्या हैं। फरहान यामीन ने हमें ज्वाइन किया है। फरहान बताइएगा, आज करीबन 24वां रोज़ है गालिबन लॉकडाउन का, सूरत हाल सड़कों पर क्या है? बिल्कुल, जो लॉकडाउन है हुकूमत की जानिब से उसमें तोसी की गई थी, 25 अप्रैल तक इजाफा कर दिया गया था। ताहम जो कम रिस्क वाले शोबे हैं वो खोलने के साथ अहकाम भी जारी किए गए थे। ताहम ये देखने में आया है कि जो डबल सवारी के ऊपर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शहरिया वायलेशन करते आ रहे हैं। पहले दिन से ही जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी कोशिश थी कि जो दफ़ा 144 है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो, डबल सवारी पे जो लोग होते हैं उनको रोका जाए, उनको वार्निंग दी जाए, चलान किया जाए। आज भी देखने में आया कि ये सिलसिला आज भी जारी है। ये अगर जो बात की जाए ट्रैफिक की, ये तो गुज़िश्ता कई रोज़ से की निस्बत आज जो ट्रैफिक की रवानी है वो कदर ज़्यादा देखने में आ रही है, और जो वायलेशन है शहरियों की जानिब से उसमें भी इजाफा देखने में आज आया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से न सिर्फ डबल सवारी करने वालों को, वो पहली दफ़ा जो डबल सवारी कर रहे हैं उन्हें वार्निंग भी दी जा रही है, चलान भी किए जा रहे हैं, और गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं 2 से ज़्यादा लोग उनको भी चलान किए जा रहे हैं, और अगर फैमिली साथ है तो उन्हें वार्निंग दी जा रही है। हुकूमत के फैसले के बाद जो कम रिस्क वाले शोबे हैं जिसमें केमिकल इंडस्ट्री है, IT कंपनीज़ है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टेलर की दुकानें हैं, वेटनरी सर्विसेज है, रियल स्टेट और प्रॉपर्टी के डीलर के दफ्तर खोले जा सकते हैं, स्टेशनरी किताबों की दुकानें, शीशा साजी की यूनिट, पेपर और जो पैकेजिंग है, पौधों की नर्सरी हैं वो पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। जबकि जो मादनियात हैं, इमारत और सड़कों की तामीर से मुंसलिक जो भी शोबे हैं वो भी खोले जा सकेंगे, और दीगर जो इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी खोली हुई थी उन्हें कोरोना के लिए SOP के ऊपर अमल दरामद करते हुए वो अपना काम जारी रख सकेंगी। ताम जो शहरियों की तरफ से देखने में आया है मुसलसल जो वायलेशन है वो ठीक है फरहान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और 24 से रोज की सूरत हाल क्या है आप हमें बता रहे थे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, जिम्मेदारियां हमारी अब बहुत बढ़ गई हैं, जैसे कि हमने कल देखा कि हुकूमत की जानिब से फैसला ये किया गया कि ताजिरों को ये सहूलत फराम की गई, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं, कैसे गुजर करें। अब रात तक जो हमने सुबह रिपोर्ट की कोरोना के मरीजों की तादाद वो 484 थी और अब बढ़कर 522 हो चुकी है, मतलब इतनी तेजी से हम आगे जा रहे हैं। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, किस तरह से शहरियों को रिएक्ट करना है। देखिए, पाकिस्तानी जो बाशऊर शहरी होंगे और जो थोड़ी बहुत भी समझ बूझ रखते होंगे वो ज़रूर इन चीज़ों पे हिफाजती इक़दामात में अमल पैरा होंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि अल्टीमेटली उनकी बेहतरी के लिए सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। तो उसमें ये है कि जब दुकानों पे जाते हैं, एक तो ये कि ज़रूरत इंतहाई ज़रूरत पे जाएं, अपने घरों से लिस्ट बना के जाएं, और बजाय जैसे पहले हमारा नॉर्म था कि एक दिन में 2-2 3-3 चक्कर भी लगा रहे, उसको मिनिमाइज़ करें। हर घर से एक बंदा निकले, और निकलने के भी इनके एटिक्वेट्स हैं, आदाब हैं। फॉर इंस्टेंस मास्क का इस्तेमाल है, सैनिटाइज़र है। जो शॉपर्स उठा के लेके जा रहे हैं अपने घर से ही प्रेफरेबली कोई कपड़े के बैग धुले हुए लेके जाएं, उसमें सारा अपना सामान रख के आएँ। एंड द मोमेंट यू एंटर बैक टू योर होम, बेहतर ये है कि उस सामान को थोड़ी देर के लिए धूप में रख लें। मेन गेट के अंदर आप अपना साबुन और पानी का इंतजाम करें कि आते ही हाथ धुल जाएं, क्योंकि ये वायरस स्टील पे, प्लास्टिक पे, सरफेसेस पे इसकी वायबिलिटी होती है और ये चंद घंटों तक मौजूद रहता है। सही सही। तो ये वो सब एहतियाती तदाबीर है नाज़रीन जिनको आपने ज़रूर अपनाना है, जिनका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर मार्केटों में जा रहे हैं तो आप इन चीज़ों पर जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है, बाइक्स में हैं, बच्चों को उन्होंने आगे बिठाया हुआ है और पूरी फैमिली जो है वो घरों से बाहर निकल रही है। ये लोगों के रवैये जो हैं ये तब्दील होने पे नहीं आ रहे हैं। बार बार लोगों को एक चीज़ मेंशन की जा रही है। अब कुछ चीज़ें हैं मिथ्स हम डिस्कस कर लें, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं अच्छा बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, बच्चों पे ये
नहीं होगा, नौजवानों को ये वायरस उस तरह से अटैक नहीं करता, और हम इन चीज़ों को लेकर इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि हम बाहर आना जाना शुरू कर देते हैं, एहतियाती तदाबीर को नहीं देखते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर हमें याद हो, हम कुछ अर्सा पहले की बात करते हैं, डॉक्टर उसामा वाज द फर्स्ट शहीद एंड ही वाज बिलोंगिंग फ्रॉम माय कॉलेज, ही वाज अ कायदियन, कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज के थे, फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे, एंड ही वाज ओनली 24-25 ईयर्स ऑफ एज। अब आप ये देखिए, वायरस ये हमला करते हुए नहीं देखता कि बच्चा है या डॉक्टर है, यंग है और बूढ़ा है, तो इन सारी चीज़ों को, और ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है कि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, बल्कि बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। वो तमाम डॉक्टर हजरात, पैरामेडिक्स और नर्सेज जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, वो इस वक्त हमसे ज्यादा रिस्क पे हैं, और उनको ज्यादा इकदाम बढ़ाने चाहिए, अपने हिफाजती इकदाम। सही सही। अच्छा, अब हमने कहा कि इस सूरत हाल से अगर आपने बचना है, बाहर जाना है, आपने मास्क पहनना है। अब मास्क किस तरह से पहनना है? बाहर जो आपने मास्क पहने हैं, आप उनको दिन में 10 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने आके मास्क जहाँ मर्जी उतार के रख दिया, दोबारा से आपने उसको पहन लिया, ये चीज़ें लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ऑब्वियसली नई चीज़ है, नई प्रैक्टिस है, उस तरह से लोग इसके लिए तैयार भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर बैठने का मकसद ये है कि लोगों को बताया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इस वक्त मार्केट में बहुत तरह के मास्क अवेलेबल हैं। हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली, ये जो कपड़े के आम बने हुए मास्क हैं, इनकी ज़्यादा एफिकेसी नहीं है, लेकिन ये चूंकि एक बहुत लो लेवल पे मिल रहे हैं, बहुत कम कीमत पे दस्तयाब हैं, इसलिए हमारी आवाम एक दूसरे की देखा देखी इनको यूज़ कर रही है, रीयूज़ कर रही है, जो कि इंतहाई खतरनाक है। एक वो नॉर्मल सा परसेप्शन ये है कि कुछ ना होने से बेहतर ही है, बल्कि वो इससे अपने आप को ज़्यादा वल्नरेबल कर रहे हैं, क्योंकि द मोमेंट ये वाला वेट हो जाएगा, गीली सरफेसेस की हो जाएगी, तो आपके अंदर ही जो सांस की एक्सहेल होता है और सांस अंदर निकलता है, बैक्टीरिया आपके अपने यहाँ जमा होने शुरू हो जाते हैं, और फिर चूंकि हवा का रास्ता बिल्कुल बंद है, आप वही चीज़ जो है वो इनहेल कर रहे हैं, वही एक्सहेल कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास सर्जिकल मास्क होते हैं जो कि मल्टीपल लेयर्स में होते हैं, तो सर्जिकल मास्क आर available at some places and they are being used by the doctors and the paramedics that are serving at the first line. फिर आ जाते हैं हम ICU लेवल में या आइसोलेशन सेंटर्स में, उनके लिए N95 मास्क इज द प्रेफर्ड वन। लेकिन इसमें यह है कि मास्क की एफिकेसी हर 4 घंटे बाद मुतासिर हो जाती है, कपड़े वाले मास्क की भी और सर्जिकल मास्क की भी। तो बेहतर यह है कि उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए और अगले दफ़ा इस्तेमाल के लिए एक नया मास्क लिया जाए। सही। अच्छा, अब यही चीज़ हम, क्योंकि मैंने बाइक्स पे बहुत ज़्यादा ऐसे हजरात देखे हैं जो मास्क इस्तेमाल करते हैं, दोबारा आके उसको भी यूज़ कर लिया, एक मास्क घर का एक फर्द लगा रहा है, बच्चे को भी आप वही यूज़ करा रहे हैं, बड़े भी वही यूज़ करें। आप कपड़े की मास्क की बात कर लेना कि आपने कपड़े का मास्क खरीद लिया है, अब कोई बड़ा बाहर जा रहा है वो यूज़ करें, मर्द हजरात जा रहे हैं वो यूज़ करें, बच्चों को भी आप, ये चीज़ें मुझे बताएगा किस हद तक ख़तरनाक है कि आप एक दूसरे का मास्क भी यूज़ कर रहे हैं। देखिए, अभी हम इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में, और चेंज एक दिन में या 2 दिन में नहीं आती, तो अब कम से कम हमारी आवाम में ये शऊर बेदार हो गया है कि हाथ साबुन से धोने, मास्क का इस्तेमाल करना। लेट्स स्टार्ट ओवर अ बेटर प्लेटफॉर्म कि अब हमने मास्क की यूटिलाइजेशन कैसे बेहतर बनानी है और इसका क्या SOP ड्राफ्ट करना है। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन और लोगों को साथ साथ ये चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनको पता चलता जाए। अच्छा, टेलीमेडिसिन की मैंने बात की, मैंने आपसे ये भी पूछना था कि इफेक्टिव ये इस तरह से भी मुझे नहीं लग रहा है। एक पॉइंट है, हम इस तरह से अभी इस चीज़ को यकीनी नहीं बना पाए हैं कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को गाइड करने के अलावा, उनको मेडिसिन रेफ़र करने के अलावा एक तरीका ये भी होना चाहिए ताकि फौरी तौर पर सैम्पलिंग हम जो है वो भी करना शुरू कर दें, टेस्टिंग की सहूलत भी करना शुरू कर दें टेलीमेडिसिन के थ्रू। इसको कब तक यकीनी बना लिया जाएगा? इसमें देख लेती है बात, हायर फोरम पे पहुंचा देती हूँ कि टेलीमेडिसिन का एक डायमेंशन, जैसे इन एडिशन टू ऑल दोज मोबाइल्स एंड लैंड वर्किंग्स एंड टीवी 1-to-1 फेस इंटरेक्शन, इसको हम किस तरह अपने साथ मर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हम देख लेते हैं कि ये बिलाशुबा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को आप? मैसेज में यही देना चाहूँगी कि इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में हम सब इकट्ठे होकर और अपने अपने तौर पे, इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी, अपने गवर्नमेंट का, अपने सारे जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनका, और सारी चीज़ें हम उनकी ऑर्डर्स ओबे करें। इसी सूरत में यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसी की जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी नोट पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपने लोगों को बताई हैं। आई होप कि लोग इस पर ज़रूर अमल करेंगे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने एक बात की थी कि हमारे रवैये जो हैं वो बदलने पे नहीं आ रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग लोगों की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन वो मदद कैसी, जिसकी आप तस्वीर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिसके आप वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। और एक चीज़ ये भी कि वो लोग, उनके बारे में क्या कहना चाहिए जो बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं। एक जगह से आपने राशन लिया, दूसरी जगह से भी लिया, यानी हकदारों का हक भी आप छीन रहे हैं। ये जो रवैये हैं ये किस तरह से बदले जाएंगे, इस पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अभी हमारे मेहमान मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब ने। इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या कहना चाहेंगे? ये दो रवैये मैंने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले तो मैं बिलाशुबा हम इस तरह के लोगों को खिराज तहसीन पेश करते हैं जो मुश्किल की इस घड़ी में लोगों के काम आ रहे हैं। वो काम कैसा जिसकी आपने तशहीर इतनी ज़्यादा कर दी, इतने ज़्यादा लोगों को बता दिया, जबकि अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा देखिए, इसमें जो दिखाने वाले हैं, तशहीर करने वाले हैं, वो सब इदारे और ऐसे लोग जिन्होंने यकीनन उस तशहीर से इकट्ठा करके देना है, मैं समझता हूँ उनके लिए तो कुछ गलत नहीं है। ठीक है। उनकी तो काम की मजबूरी है कि वो ना दिखाएं तो रिकॉर्ड में नहीं जाता, या फिर उनको डोनर्स नहीं देते, और उन्हें तो डोनेशन लेकर देना है, यानी मदद लेकर मदद देनी है उन्हें। लेकिन जहां तक ये एक इनफरादी मिजाज है कुछ लोगों में पाया जाता है तशहीर करने का, अपनी कुछ लोगों में नहीं, माजरत के साथ बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है। अच्छा देखें, क्योंकि असल में हम देखते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड में आ जाता है। जो नहीं दिखता वो अल्लाह के रिकॉर्ड में, बंदों के रिकॉर्ड में नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि जो नहीं दिखाते वो ज्यादा होंगे, वो क्योंकि मीडिया की आंख में नहीं आ रहे हैं, हमारी कैमरे की आंख उनको नहीं देख रही। पता नहीं कितनी दुनिया है, खबर नहीं होती। अब ये देख लीजिएगा कि मदद करने का जज्बा इस माशरे में बहुत सा पाया जाता है, बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं खपत पाया जाता है जमा करने का, जोड़ने का। आज हम मीडिया पे देखें, बैठे डिस्कस कर रहे हैं कि वो लोग जो राशन ज्यादा ले रहे हैं, हम क्यों ना साथ ये भी डिस्कस करें जिनके पास बड़ा है और उनके पास भी तमा है। यानी ये तमा कोई लाजिम नहीं है किसी माड़े के पास है, गरीब के पास है। ये तमा और लालच सोखे बंदे के पास भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो देखिए ना, एक लतीफा सा बना हुआ है समझाने के लिए कि खाना काबा में कोई दुआ मांग रहा था और रो रो के कह रहा था कि या बारी ताला 1 करोड़ रुपया, 1 और करोड़ दे दे, 2 करोड़ हो जाएंगे। तो साथ बैठे बंदे ने कहा कि तू क्या मांग रहा है, यहाँ मांगना है कुछ और मांग। उसने क्या क्या मांगू? उसने कहा देख मैं ईमान मांग रहा हूँ। उसने कहा जिन्हों जेड़ा काटा है वही मंगना है, जिन्हों ईमान दा काटा है मैंने करोड़ दा काटा है। सो गुजारिश ये है कि जो बंदा तमे वाला है, लालच वाला है, वो तो फिर राशन है वो इकट्ठा करेगा, माल है वो इकट्ठा करेगा, वो असबाब चीजें सब वो जमा करता रहेगा। इसको डिस्करेज किया रिलीजन ने। आपके दीन का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जमा मालूम व अदादा, वो लोग जो माल जमा करते करते चले गए, मर गए। आप जितने मर्जी ताकतवर हैं, खानी 2-3 टाइम की रोटी है, ऐसे ही है, बिल्कुल आप जितना मर्जी जमा कर लें, आप कब्र में लेकर नहीं जा सकते। आप जितना मर्जी जमा कर लें, आपके पास कोई तिजोरी नहीं है जो कब्र में आप रख सकती हो, कफन की जेब कोई नहीं है। सो ये मिजाज ये हर वक्त में हर जगह पे पाया जाता है। बात शऊर की है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड है, जितना मैंने सर्च किया इस प्रोग्राम में आने से पहले, गूगल पे, यूट्यूब पे, बंदा अपने आप को अप टू डेट करता है कि बात करनी है, कुछ हट के बात भी हो। मेरा ख्याल है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक है। जो जितना जानता होगा बिल्कुल और समझता होगा उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। बिल्कुल सही। एक बंदा जिसके अपना शऊर ही नहीं है, उसकी शऊरी सतह ही बड़ी नीचे है, उसके पास तालीम नहीं है, उसको दीन की समझ नहीं है, तो यकीनन वो अपनी कम समझी या ला इल्मी से तशहीर ज्यादा करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब एक चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, आपने तस्वीर अपलोड कर दी सोशल मीडिया पर, आपने वीडियोज लगा दी। अब उस बंदे की अना, उस बंदे की इज्जत नफ्स किस हद तक मजरूह हो रही है, जो कि पता नहीं किस तरह से अपने आप को, सफ़ेद पोश बहुत सारे लोग हैं जो कि उस तरह से नॉर्मली लोगों की हेल्प नहीं लेते हैं, लेकिन क्योंकि हालात इतने तंग हो गए हैं, हम ये चीज़ क्यों नहीं सोचते हैं कि हमने दूसरे की इज्जत का भी ख्याल रखना है, हमने दूसरे की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखना है। देखिए, एक मोमिन, एक मुसलमान, उसके लिए हुक्म ये है कि वो जो अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए भी वही पसंद करता है। ये ईमान है। बिल्कुल। तो आप जरा जो बांटने वाले हैं, देने वाले हैं, जरा खुद सोचें, अगर इसी अंदाज से उन्हें दिया जाए और वो लेने वाला हाथ हो और उनकी तशहीर की जाए, उन्हें कैसा महसूस होगा। बिल्कुल। तो अगर उनको बड़ी तज़ीक महसूस होगी और उनको इंसल्ट महसूस होगी, तो दूसरे की जगह पे आके सोचें वो कैसा महसूस कर रहा है। अगर उसकी आज मोहताजी है और अल्लाह ने आपको दर्जा दे ही दिया ऊपर वाले हाथ होने का, तो खुदा के बंदो, ये ऊपर से नीचे जाते भी देर नहीं लगती, आप पर्दा ही रखिए। बिल्कुल। गुनाह का पर्दा है, गुनाह फैले ना,
نیکی کی تشہیر اس حد تک ٹھیک ہے کہ نیکی لوگوں کی طاقت پکڑے, ان کو جذبہ ملے, لیکن نیکی کی تشہیر اگر آپ کے نفس کو تسکین دینے لگ پڑتی ہے, یہ کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بہت ضروری چیز لوگوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا انہوں نے ایک دفعہ کسی کی ہیلپ کر دی, اپنی زکوٰۃ میں سے انہوں نے حصہ نکال دیا جو ان کے مال میں سے زکوٰۃ بنتی تھی, اب آگے چاہے ماہ رمضان آ رہا ہے, ضرورت نہیں ہے. اب یہ وہ وقت ہے کہ آپ کو کچھ ہٹ کے کرنا ہے, کچھ زیادہ کرنا ہے. کس طرح سے یہ احساس سے ذمہ داری لوگوں میں اجاگر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, دین سکھاتا ہے کہ کسی کے درد کو محسوس کیا جائے, کسی کے پاؤں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں کہ وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے, بالکل اس کی زندگی کتنی مشکل ہے. میں نے بڑے ینگسٹرز کو یہ اسائنمنٹ دی ہے ایمپتھی کو پیدا کرنے کے لیے کہ جا کے دیکھیے جس کی 15 یا 20 ہزار روپیہ تنخواہ ہے وہ کیسے گزارا کرتا ہے. اس پہ ریسرچ کرنی ہے 1-2 ماہ, تو آپ کو پتہ لگے گا اس کی زندگی کتنی مشکل ہے. بالکل. جب تک آپ کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتے, آپ کو مدد کرتے مزہ نہیں آتا. وہ جو ایک سکون قلب ہے جو آپ نے کمانا ہے, سیلف سیٹسفیکشن یا اپنے رب سے کنیکشن کا احساس جو کمانا ہے, وہ ایمپتھی کے ساتھ جڑا ہے. ہمارے ہاں نا انڈو پاک میں ویسے بڑا عجیب ٹرینڈ ہے, خواب میں دادا جی مرے ہوئے دیکھتے ہیں جو مر چکے ہیں, صبح اٹھ کے ہم صدقہ کر دیتے ہیں, یعنی وہ مصیبت آنے لگی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صدقہ در اصل اس مصیبت کو ٹالتا ہے جو آنے والی ہے, لیکن وہ صدقے کا بنیادی مقصد آپ میں نرمی ہے, آپ میں گداز ہے, آپ میں درد پیدا کرنا ہے کہ آپ کسی کے درد کو محسوس کریں, اس کی تکلیف کو دور کریں. وہ نرمی آپ کی مشکل کو بھی ختم کر دے گی. سو یہ مثال اور یہ یقین کہ آپ کے دیے نے ضائع نہیں جانا, اس نے ڈھال بن کے آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کی مشکل کو آسان کرنا ہے, اور یہ یقین کہ آپ کا اللہ آپ کو لٹا دیتا ہے, ملٹیپلائی کر کے دے دیتا ہے, یہ آپ کے ہاتھ کو کھلا کرتا ہے. بالکل. اچھا, یہ معاشرے میں ہم جو اکٹھا کرنے والی ایک لالچ ہے نا, وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف تو ہم نے ان لوگوں کی بات کی جو واقعی وقت کا فائدہ اٹھا کے راشن اکٹھا کر رہے ہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے, وہ چاہے دکاندار ہیں, وہ چاہے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. یہ جو اکٹھا کرنا ہے, ہمیں تو دوسرے وقت کا نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم اس چیز سے کیوں باہر نہیں نکل رہے؟ ہم کس کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آنے والے وقت کے ساتھ نہیں انصاف کریں, کیا سوچ رہے ہیں ہم اپنے لیے؟ انسان کی زندگی میں جب بھی انسیکیورٹی آتی ہے, وہ انسیکیورٹی ارب پتی کے پاس آ جائے, وہ انسیکیورٹی رجے پوجے بندے کے پاس آ جائے, اگلا کام یہ ہوتا ہے وہ کریکٹر لیس ہو جاتا ہے. اگلا کام یعنی فرسٹ سٹیپ از دی انسیکیورٹی. وہ انسیکیورٹی کو ختم کرنے کے لیے سیکیور ہوتا ہے اور سیکیور ہونے کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ مزاج ہمارے دادے پردادے میں نہیں تھا. وہ نہیں پلاٹ کٹھے کر کے دیتے تھے, وہ نہیں پراپرٹیز بناتے تھے, وہ کہتے تھے آج لنگ گئی ہے کل دی بھی لنگ جائے گی. یہ مزاج جو اس جنریشن میں آیا ہے کہ غربت کا خوف, غریب ہو جانے کا خوف, کم ہو جانے کا خوف, بھوکا مر جانے کا خوف, یہ کوئی اللہ کا عذاب ہے. ہم جتنا اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں, جو خود کر سکتے ہیں وہ کر کے باقی رب پہ چھوڑتے ہیں, اتنا زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں اور اتنا زیادہ طمع اور لالچ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اب ایک وہ لوگ بھی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ہماری پولیس ایک طرف جو ہے وہ ساری ڈپلوائے کر دی گئی ہے, آپ ناکے لگائے ہیں, پولیس کو ٹاسک دے دیے گئے ہیں. گلی محلوں میں یہ جو چوری کی وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ہم کیوں وقت سے نہیں سیکھ رہے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ٹل جائے. نہ تو ہم اپنے رویے چینج کر رہے ہیں, نہ تو ہم اپنی عادتیں تبدیل کر رہے ہیں, جرائم ہمارے ویسے کے ویسے ہیں, تو ہم کس طرح سے اس سے باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ کرائسس جو پوری دنیا میں آیا ہے, یہ کرائسس بڑی دنیا کے ایسے ممالک ہیں جن کے لیے ان کی پالیسیز اور سٹریٹجیز چینج ہو جائیں گی. بالکل. بڑی دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے, میں یقین سے کہتا ہوں, جن کی زندگی اس کرائسس کے بعد بدل جائے گی. بالکل بالکل. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈھیٹ کہہ سکتے ہیں, یا پھر ان میں تبدیلی نہیں آتی, وہ سوال نہیں اٹھاتے. اس کرونا نے تو بڑے لوگوں کو اللہ کے قریب کر دیا. بالکل. اس کرونا نے تو بڑے لوگوں کو توبہ کی طرف راغب کیا. بڑے لوگ سخی ہوئے ہیں, بڑے لوگ وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ ہماری پہلے زندگی جو چل رہی تھی, 2019 اور 2020 کا سب سے بڑا فرق, وہ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. کرونا سے پہلے کی دنیا, کرونا کے بعد کی دنیا. سو میرا خیال ہے جس نے ہدایت پکڑنی ہے اس کے لیے وقت بہترین وقت تھا, لیکن جو بدلنا نہیں چاہتا. ایک یہ بھی مثال ہم دیتے ہیں, اکثر پانی کا گلاس بھر کے اس میں گیند پڑا ہوا ہے, اور پانی ڈالیں گیند سب سے پہلے باہر آتا ہے.
बिल्कुल वही मिसाल कि जिसका ईमान अंदर छुपा था उसका ईमान और जाहिर हुआ, और जिसकी मुनाफिकत छुपी थी, जिसका लालच छुपा था, इस कोरोना में उसका लालच और बढ़ के सामने आया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मैसेज आप देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? ये हमने सारे रवैये डिस्कस किए हैं, ज़रूरत इसी चीज़ की होती है कि लोग इसको समझें और इससे कुछ सीखें, लेकिन आम तौर पर हमें अभी तक चीज़ें डिस्कस करने के बावजूद लोग इन चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ आप एक दूसरे को समझाने की हद तक ये बातें करते हैं, आपने बता दिया लोगों को, सोशल मीडिया पर आपने देख लिया, लेकिन हमारे रवैये एज इट इज़ रहते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं आपसे चाहती हूँ। मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर सोचिए, जो आप में तब्दीली है, बदलाव है, वो आपकी सोच, रवैये, नज़रिए और आदत का बदलाव है। दुनिया सारी बदल जाए, आप नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, और आपकी सोच नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं बदलेगा। एक आइसबर्ग की टिप दिखती है, 10% होती है, 90% आइसबर्ग, बर्फ का तोदा नीचे होता है जो दिखता नहीं है, लेकिन उस 90% का इंपैक्ट उस 10% पे पड़ रहा होता है जो आप दिखते हैं। आपका नजरिया, सोच, आदतें, सब चीजें कहीं ना कहीं पीछे मुख्फी होती हैं और असर अंदाज हो रही होती हैं। सो अंदर को बदलिए। दुनिया की सारे बदलाव, नबी, रसूल, पैगंबर, वली सब आए अंदर को बदलने के लिए आए। ये अंदर दिल साफ हो तो बाहर भी रोशनी होती है, बाहर भी चानन दिखता है। अंदर अंधेरा हो तो बाहर के रोशनियों के मेले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो सिर्फ तनकीद पे जोर रखते हैं और खुद अपनी इस्लाह नहीं करते हैं? देखें, आसान काम है तनकीद करना, आसान काम है कि आप चल सकते ना और भागने वालों को गालियां निकालते हैं। आसान काम है आप देख सकते ना और देखने वालों को गालियां निकालें। आसान काम है सुन सकते ना हो तो जो सुन रहे हैं उनको गालियां निकाल लें। सो तनकीद आसान काम है, करके दिखाना, खुद को एक रोल मॉडल बनाना, एक्शन से साबित करना, अपने काम से साबित करना। मैं तो कहता हूं तनकीद का जवाब देने का आसान तरीका मुंह से जवाब ना दें, करके दिखाएं। तनकीद करने वालों को जवाब खुद ही मिल जाता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी नोट पे मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगी कि ये वही वक्त है कि करके दिखाना है। किसी पर तनकीद मत कीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए, अपने आप का बगौर जायजा लीजिए, अकेले बैठें और सोचें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, दूसरों को मत देखें। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ठीक करने का है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।